क्या आप जानते हो कि कलाम सर की फैमिली के पास काफी एकड़ जमीन थी, लेकिन फिर भी कलाम सर को बचपन में अखबार बांटने जाना पड़ता था। क्या आपको पता है इंदिरा गांधी जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कलाम सर को सीक्रेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प की। क्या आप जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम सर इंडिया के प्रेसिडेंट कैसे बने? और क्या आपको पता है कलाम सर अपना करियर कैसे शुरू किए? तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हो टेक्निकल हाउस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बात करने वाला हूँ उस महान इंसान के बारे में जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। सिर्फ जिद्दी इंसान ही इतिहास बनाता है, बिकॉज जिद्दी इंसान के पास ही एक मकसद होता है। ऑर्डिनरी इंसान के पास तो सिर्फ सैलरी एंड इंसेंटिव होता है। फिर वो साइंटिस्ट बने तो उनको नासा से ऑफर आया, उस ऑफर को ड्रॉप कर दिया और इसरो में चले गए, बिकॉज देश की सेवा करना चाहते थे और एक के बाद एक सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स बनाते चले गए। हमारे देश की इज्जत बढ़ाने के लिए दुनिया को प्रूफ करके दिखा दिया कि भारत के पास भी पावर ऑफ साइंस है। और वो पीएचडी करना चाहते थे, नहीं कर पाए, लेकिन बाद में दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री उनको हॉनरी दे दी। और ऐसा इंसान जो बचपन में अखबार बेचा करता था और उसी समय उनके परिवार ने अपना पूरा पैसा और धंधा हो चुके थे, और वो इंसान बड़ा होकर इंडिया का प्रेसिडेंट बन गया और फिर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने गए। उस महान इंसान का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम आजाद, और उनकी पैदाइश 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम घर में हुआ। और उनके वालिद जैनुल आबिदीन मस्जिद के इमाम और एक कश्ती के मालिक थे। उनके वालिदा आशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके वालिद के पास जो कश्ती थी, वो उन कश्ती से लोगों को रामेश्वरम से धनुषकौड़ी और धनुषकौड़ी से रामेश्वरम लेके जाया करते थे। उनकी एक बहन और 3 बड़े भाई थे। वो अपनी सादी ज़िंदगी के लिए बहुत जाने जाते थे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी टीवी नहीं लिया, और उनकी आदत थी कि वो रोज सुबह 6-7 के बीच में उठते थे और रात को 2 बजे तक सोते थे। और कलाम सर मजहब को बहुत अहमियत देते थे और उन्होंने मजहब के ऊपर किताब भी लिखी ट्रांसेंडेंस के नाम से। और उनकी फैमिली अच्छे हालात में थी और उनकी फैमिली के पास काफी एकड़ में जमीन मौजूद था। लेकिन जब वहाँ पर पंबन ब्रिज बना तो उनके वालिद ने जो कश्ती से लोगों को लाने ले जाने का बिजनेस खो बैठे, बिकॉज पंबन ब्रिज की वजह से वहाँ के लोग कश्ती से सफर करना बंद कर दिए। और इसी वजह से उनका बिजनेस तो बंद हुआ, साथ ही साथ के पैसे और उनकी जमीनें भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। और कलाम सर के पैदाइश तक उनकी फैमिली पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी, जिस वजह से कलाम सर को बचपन में छोटी उम्र में ही अखबार बांटने जाना पड़ता था। एंड कलाम सर स्वॉर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में थे। एंड जब कलाम सर स्कूल जाते थे तो उनके मार्क्स मेरे से काफी अच्छे थे, लेकिन टीचर्स की नजरों में वो एक बेहतरीन स्टूडेंट थे। और कलाम सर को हमेशा पढ़ने की चाहत थी और वो मैथ्स में घंटों तक स्टडी करते थे। स्वॉर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो वो त्रिचुपल्ली चले गए और वहाँ पर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिए। फिर उन्होंने 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए एंड 1955 में मद्रास चले गए, जहाँ पर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1960 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। एंड वहाँ पर कलाम सर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी वहाँ के खड़ूस प्रोफेसर ने कलाम सर से कहा कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी। और कलाम सर को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बड़ी चाहत थी, लेकिन वो सिर्फ एक पोजीशन से रह गए। एक्चुअली कलाम सर 9th पोजीशन पर थे और वहाँ पर 8 पोजीशन खाली था। और कलाम सर अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट के साथ जुड़ गए, जहाँ पर वो एक साइंटिस्ट थे। और उन्होंने अपना करियर एक छोटे होवरक्राफ्ट के डिजाइन से शुरू किया और साथ ही साथ इनकॉस पर कमेटी में भी काम कर रहे थे, जहाँ पर जाने माने साइंटिस्ट विक्रम साराभाई उनके साथ थे। एंड 1963 में कलाम सर नासा रिसर्च सेंटर भी गए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ड्रॉप कर दिया। फिर 1969 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कलाम सर का ट्रांसफर हो गया और इसरो में कलाम सर इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। और इस व्हीकल ने रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में रखा और कलाम सर ने एक्सपैंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर अकेले ही काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद भारत सरकार ने कलाम सर के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया और ये कहा कि उनके प्रोजेक्ट पर एक टीम भी बनाई जाएगी। फिर राजा रामन्ना ने कलाम सर को बुलाया भारत की पहली न्यूक्लियर टेस्टिंग को देखने के लिए, और कलाम सर ने प्रोजेक्ट डेविल एंड वेलिएंट में भी काम किया। और इस प्रोजेक्ट में कलाम सर ने बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, लेकिन यूनियन कैबिनेट ने कलाम सर के प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया। फिर भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सीक्रेटली कलाम सर को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प की, बिकॉज उनके एरोस्पेस के प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। फिर बाद में कलाम सर ने एरोस्पेस प्रोजेक्ट के बारे में यूनियन कैबिनेट को बता दिए और इसी वजह से कलाम सर का नाम और भी बढ़ गया। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कलाम सर को हाईटेक मिसाइल शुरू करने के लिए कहा और बहुत से मिसाइल्स प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से कलाम सर को आज भी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अग्नि मिसाइल एंड पृथ्वी मिसाइल बनाने में कलाम सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स का बहुत फायदा हुआ, बिकॉज उन मिसाइल्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे और टाइम लगे। 1992 से 1999 तक कलाम सर चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे और साथ ही साथ पोखरण पार्ट 2 के न्यूक्लियर टेस्ट भी किए। जो टेस्ट की वजह से कलाम सर का नाम मीडिया में
और भी फेमस हो गया। और वहाँ के डायरेक्टर के संतानम का कहना था कि एक थर्मोन्यूक्लियर बम की टेस्टिंग में जो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ और थर्मोन्यूक्लियर बम का प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया। के संतानम जो वहाँ के डायरेक्टर थे उन्होंने कलाम सर से कहा कि कलाम तुम्हारी रिपोर्ट गलत थी, लेकिन फिर बाद में पार्लियामेंट के मेंबर पी चिदम्बरम और कलाम सर दोनों ने इस टॉपिक को खारिज कर दिए। तो कलाम सर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। 10 जून 2002 को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने कलाम सर को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। फिर कलाम सर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 2002 को इंडियन प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन में कलाम सर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। कलाम सर को 9 लाख से भी ज्यादा वोट मिले और कलाम सर की अपोजिशन पार्टी रश्मि जी को सिर्फ 1 लाख वोट ही मिले। और फिर कलाम सर को पद्म भूषण अवार्ड और साथ ही साथ कलाम सर को भारत रत्न भी दिया गया। और जब कलाम सर के प्रेसिडेंट के 5 साल खत्म हुए तो कलाम सर फिर से इंडिया के प्रेसिडेंट बनने का सोचा ही था कि दूसरे दिन उस आइडिया को ड्रॉप कर दिए। फिर उसके बाद अहमदाबाद, शिलोंग एंड इंदौर के IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। फिर कलाम सर अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। और फिर कलाम सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर भी बने। और भी कलाम सर ने कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। फिर कलाम सर ने 2012 में इंडियन यंगस्टर्स के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट, और ये प्रोग्राम करप्शन को ख़त्म करने के लिए था। कलाम सर ने बहुत सी बुक्स भी लिखी लाइक इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 एंड विंग्स ऑफ फायर, और ये सारी बुक्स बहुत फेमस हुई। फिर कलाम सर 27 जुलाई 2015 को शिलोंग चले गए, जहाँ पर उनको क्रिएटिंग अ लिवाइबल प्लैनेट अर्थ के बारे में लेक्चर देना था। और जब कलाम सर ऑडिटोरियम की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो उनको बेचैनी सी हुई और फिर अंदर जाने के बाद उन्होंने थोड़ा रेस्ट किया और 6:35 पर लेक्चर शुरू हुआ। फिर लेक्चर शुरू होकर सिर्फ 5 मिनट हुए थे कि वो गिर गए। फिर कलाम सर को बैथनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर ठीक 7:45 में कलाम सर हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और कलाम सर ने अपने आखिरी लाइन्स श्रीजन पाल सिंह से कहा, फनी गाय आर यू डूइंग वेल। रियली फ्रेंड्स, ऐसे इंसान दुनिया में सिर्फ गिनती में होते हैं और APJ अब्दुल कलाम सर के जैसे महान इंसान के बारे में देश को एजुकेट करना, जानकारी देना और उनके बारे में दूसरों को सीख देना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ऐसे एक छोटा बच्चा जो बचपन में अखबार बांटता था वो बड़ा होकर भारत का मिसाइल मैन बन गया। और ऐसे महान इंसान के बारे में देश को बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को शेयर करो और जिसको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिल सके उसको भी शेयर करो।